दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में, जो हमने पिछले कुछ दिनों से आदिवासी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत शुरू किया है। आज मैं आप लोगों के सामने इस ग्रुप में हाजिर हुआ हूँ अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस ग्रुप के जो मॉडरेटर हैं, जो एडमिन लोग हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप में बोलने का अवसर दिया। तो इस ग्रुप के एडमिन लोगों का, मॉडरेटर लोगों का बहुत बहुत आभार। सबको मैं जोहार कहता हूँ, और जो लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो हमारे साथ बने रहें। मैं और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम अश्विनी कुमार पंकज है। लोग ज़्यादातर मुझे AK पंकज के रूप में जानते हैं। मैं आदिवासी समाज, इतिहास और उनकी कहानियाँ कहता हूँ। झारखंड, रांची का रहने वाला हूँ। मेरी कई किताबें पब्लिश्ड हैं, जो खास करके मैं हिंदी में लिखता हूँ। तो आज हम इस फेसबुक लाइव श्रृंखला में बात करने वाले हैं आदिवासियों की नैसर्गिक और संवैधानिक स्थिति पर, खास करके जयपाल सिंह मुंडा के संदर्भ में। मैं फिर से आप लोगों को दोहरा दूं, जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, हालांकि इस ग्रुप में मुझे बताया गया है कि ज़्यादातर मराठी लोग हैं, तो मैं तो मराठी नहीं जानता हूं। मैं हिंदी में ही अपनी बात कर सकता हूं, और आप लोगों के बीच में आया हूं अपनी बात रखने, मॉडरेटर के आग्रह पर, कि मैं आदिवासी साहित्य और राजनीति पर आप लोगों से कुछ बात करूं। दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आज का जिस विषय पे मैं बोलने जा रहा हूं वो विषय है आदिवासियों की नैसर्गिक और संवैधानिक स्थिति जयपाल सिंह मुंडा के संदर्भ में। जो लोग इस लाइव में जुड़ रहे हैं उन सबसे आग्रह है कि वो लोग थोड़ा समय रखें और हमारे साथ बने रहें। मैं आप लोगों को आज आदिवासियों के नैसर्गिक और संवैधानिक स्थिति पर अपनी बात कहूँगा। मैं पुनः इस ग्रुप के एडमिन और जो मॉडरेटर हैं और जो इस ग्रुप के 2 लाख से ज़्यादा लोग इसके मेंबर हैं, उन सभी का मैं जोहार कहता हूँ। मैं रांची, झारखंड से अश्विनी कुमार पंकज आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ और बात कर रहा हूँ आदिवासियों की नैसर्गिक और संवैधानिक स्थिति पर जयपाल सिंह मुंडा के संदर्भ में। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत की आधुनिक राजनीति में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है आदिवासियों के बीच से जिसका प्रभाव पूरे भारत पर रहा है, ऐसा हमको बताया जाता है। लेकिन जब हम आधुनिक राजनीति के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने आदिवासियों के लिए इस आधुनिक राजनीति में जगह बनाई, आदिवासियत को स्थापित किया, और जो मेनलैंड इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, जिसको मेन स्ट्रीम कहा जाता है, जो मुख्य धारा का समाज कहा जाता है, उस मुख्य धारा वाले, तथाकथित मुख्य धारा, क्योंकि वो मुख्य धारा है नहीं, मुख्य धारा तो निश्चित तौर पर आदिवासी हैं, जिनके पुरखों ने इस देश को बनाया। तो जो तथाकथित मुख्य धारा के लोग हैं, उसकी राजनीति में, खास करके 50 के दशक की राजनीति में, जब ये देश आज़ाद हो रहा था, इसका संविधान लिखा जा रहा था, संविधान गृहीत किया जा रहा था। जोहार मछिंदर जी, आपका बहुत बहुत जोहार है। तो जब 50 के दशक में जब ये सारी बहसें चल रही थी, तो सिर्फ एक ही आदिवासी पर्सनालिटी ऐसी थी जो बहुत मजबूती के साथ, बहुत पॉलिटिकल मजबूती के साथ, आदिवासियत की राजनीति के साथ लोगों के सामने डट कर खड़ी हुई थी, और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा। तो मैं आप लोगों को आज के इस लाइव में जयपाल सिंह मुंडा के संदर्भ में जो आदिवासियों की नैसर्गिक और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, मैं उसके ऊपर में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। रोशन जी, आपका बहुत बहुत जोहार है कि आपने हमें आमंत्रित किया अपने इस ग्रुप में, और जिसके चलते मैं यहाँ आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ।
और जैसा कि मैंने कहा था कि पहले हम लोग बात करने का जो आज का विषय था कि आदिवासियों की नैसर्गिक और संवैधानिक स्थिति, खास करके जयपाल सिंह मुंडा के संदर्भ में। तो दोस्तों, जब हम भारत में आदिवासियों की नैसर्गिक और संवैधानिक स्थिति पर बात करें, इसके पहले थोड़ा सा हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जो इतिहास है वो भारत का इतिहास क्या रहा है। मैं उस इतिहास की बात बिल्कुल नहीं करूँगा जो आर्यों ने लिखा है और जो हम लोगों को स्कूली पाठ्यक्रमों में हाई स्कूल के लेवल पर और हाई एजुकेशन के लेवल पर, मतलब BA MA के स्तर तक में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, मैं उस इतिहास की बात नहीं करूँगा। लेकिन ये जो पूरा मोटा मोटी भारतवर्ष का जो इतिहास है वो उसको हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उस इतिहास को नहीं समझेंगे तो हम इस भारतीय भूमि पर ये जो ज़मीन है, जो एशिया उपमहाद्वीप का ये जो एक बड़ा हिस्सा है और सबसे पुराना हिस्सा है, उस हिस्से में आदिवासियों की क्या स्थिति रही है इसको हम लोग जान नहीं पाएंगे। मैं इसको मोटे तौर पे 4 कालखंडों में बांटकर देखता हूँ। पहला तो मैं उसको कहता हूँ कि पुरखा काल है, और फिर दूसरा जो टाइम है हिस्ट्री का वो प्राचीन से मध्यकाल तक का है, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी तक। और उसके बाद जो तीसरा इतिहास का कालखंड है वो औपनिवेशिक काल है, जब ब्रिटिशर्स लोग आते हैं और इस एशिया उपमहाद्वीप के इस बड़े हिस्से को ऑक्युपाई करते हैं, उसको अपनी कॉलोनी बनाते हैं। और चौथा काल मैं मानता हूँ जो 1935 से शुरू होता है। 1935 से इसलिए क्योंकि तब भारत को अंग्रेजों ने प्रशासनिक स्वायत्तता दे दी थी। एक संविधान इंडिया एक्ट के नाम से 1935 में लागू हो गया था, और उस इंडिया एक्ट के तहत पूरे भारत में प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के चुनाव भी हुए। मतदाताओं के क्या अधिकार होंगे, कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा, ये सारी चीज़ें तय हो गई थी 1935 में साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आने के बाद। और उसके बाद जो फ्रेंचाइजी कमेटी है और कई ऐसी कमेटियां आई, उन कमेटियों ने जो रिपोर्टें दी और उसके आधार पे इंडिया एक्ट पास हुआ, जो कह सकते हैं कि भारत का पहला संविधान है। क्योंकि 1949 में जो संविधान एक्सेप्ट किया गया वो 1935 की कॉपी है, वो उससे बिल्कुल अलग नहीं है। तो इसलिए भारत के आदिवासियों की, भारत जब मैं कह रहा हूँ तो ये पूरा एशिया उपमहाद्वीप, ये आज का भारत नहीं जो नक्शा हमको दिखाई देता है। जो एशिया उपमहाद्वीप है, उस एशिया उपमहाद्वीप के इतिहास को आपको 4 कालखंडों में बांट कर देखना होगा। पुरखा काल जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक है, दूसरा प्राचीन से मध्यकाल यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी तक, और तीसरा औपनिवेशिक काल जो 15वीं शताब्दी से लेकर 1935 तक, और चौथा आधुनिक काल जो 1935 से शुरू होता है इंडिया एक्ट के लागू हो जाने के बाद में। अब इन चारों कालखंडों में आप देखेंगे कि आदिवासियों की बिल्कुल अलग स्थिति रही है। पुरखा काल पूरी तरीके से आदिवासियों के नियंत्रण में था, मतलब आदिवासी ही इस भूमि के मालिक थे और इस भूमि के संरक्षण करता थे। उन्होंने सारे इलाके विकसित किए और गांव बसाए, खेत बनाया, जंगल झाड़ काटे और इस जमीन को रहने लायक बनाया। ये सब पुरखा काल में हुआ, जिसका मोटा मोटी इतिहासकार समय जो बताते हैं वो करीब 40,000 साल पहले हुआ था। दूसरा तो 6ठी शताब्दी तक आते आते, मतलब आज से लगभग 3,000 साल पहले, आप देखेंगे कि 3,000 साल पहले जब आर्यों की घुसपैठ होती है इस एशिया उपमहाद्वीप में, इस भारतीय जो महाद्वीप है इसमें जब आर्यन लोग आते हैं, तब से स्थितियां बदलती हैं और कई तरह के नए राजतंत्र उदय होते हैं आगे चल के, जिसमें सबसे बड़ा जो राजतंत्र है वो मौर्यों का है। मौर्य काल के नाम से जिसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे सम्राट अशोक के बाद से
धीरे धीरे आदिवासियों की स्थिति मालिकाना हक से लगातार हटती चली जाती है और आर्यन लोग अपनी एक सत्ता का विस्तार करते चले जाते हैं और गुप्त काल 6ठी शताब्दी तक आते आते पूरे देश पे उनका एक तरीके से अधिकार हो जाता है। इसीलिए जो आर्यन इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, वो गुप्त काल को हिंदुओं का स्वर्ण काल बताते हैं, मतलब आर्यों का स्वर्ण काल है ये। फिर इस प्राचीन से लेके मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी में एक फिर दूसरी बड़ी घटना 10वीं शताब्दी के बाद शुरू होती है कि जब मुगल लोग आते हैं, मुस्लिम लोग आते हैं और फिर वो धीरे धीरे जाके 12वीं 13वीं शताब्दी तक वो हिंदुओं को हटा करके पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मुगल काल का दौर शुरू होता है और वो लगभग 400-500 साल बहुत निर्विघ्न रूप से पूरे भारत में उनका राज्य रहता है। ये राज तभी ख़त्म होता है जब डच लोग और ख़ास करके ब्रिटिश लोग आते हैं और मुगलों को वो हरा करके, उनसे छीन करके फिर वो अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो आप देखेंगे कि पुरखा काल जो मैं कह रहा हूँ 6ठी शताब्दी ईसा से पूर्व, उसमें पूरी तरीके से ये सारा एशिया उपमहाद्वीप और ये पूरी दुनिया लगभग एक तरीके से आदिवासियों के पूर्ण स्वामित्व में थी। फिर उसके बाद में 6ठी शताब्दी में गुप्त काल के आते आते हिंदू और आर्यों का पूरा कब्जा हो जाता है और फिर 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद फिर मुगलों का इस पूरे भारतवर्ष पर कब्जा हो जाता है। और इसलिए आप देखेंगे कि इतिहास में भारत के नाम बदलते रहते हैं, अलग अलग नाम से लोग पुकारे जाते हैं। और फिर उसके बाद 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्सों का कब्जा होता है। तो आप देखेंगे कि इन चारों कालखंडों में आदिवासियों की बिल्कुल अलग स्थिति रही है। मुगल काल तक आदिवासियों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन ब्रिटिश काल में ये छेड़छाड़ ज़्यादा हुई और आर्यों के भी काल में वो एक जो जिसको कह सकते हैं कि जिसका जिक्र हमको आर्य हिंदुओं के मिथकों में मिलता है, समुद्र मंथन। मेरा मानना है कि वो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, संग्राम हुआ था आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में, आर्यों और अनार्यों के बीच में, सुरों और असुरों के बीच में, जो उस एक निर्णायक लड़ाई के बाद में दोनों ने अपने अलग अलग टेरिटरी बना ली थी और दोनों अपने अपने इलाके में सीमित हो गए थे। लेकिन इस इलाके की जो का लिमिटेशंस है वो मुगल काल तक बरकरार रहता है और ये लिमिटेशंस टूटता है ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश सारे टेरिटरियों को तोड़ते हैं और सभी में इंक्रोच करते हैं, जिसके बाद में आप देखेंगे कि भारत में जो आदिवासियों के बाद में फिर आर्यों का तबका भी ब्रिटिशर्स से आज़ादी के लिए उठ खड़ा होता है। दो चीज़ें बहुत समझने की है। जयपाल सिंह मुंडा की जब राजनीति को और वैचारिकी को और आदिवासियों की नैसर्गिक और संवैधानिक स्थिति को हम समझना चाहते हैं तो हमको दो चीज़ें बहुत साफ तौर पे इसको समझना होगा कि जो आदिवासियों की वैचारिकी है वो क्या थी और इस देश में जो लोग सत्ता में रहे हैं उनकी वैचारिकी क्या है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूं और सबको जोहार कहता हूं। हम लोग आज बात कर रहे हैं उज्जवल जी आपको जोहार और विजय उरांव जी आपको भी जोहार। हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिक राजनीति में जिसका नेतृत्व आदिवासियों की ओर से जयपाल सिंह मुंडा करते हैं उसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं। तो आधुनिक पॉलिटिक्स के पहले आप 19वीं शताब्दी में तक की जो लड़ाइयाँ हैं, मतलब 20वीं 1900 से पहले की जो लड़ाइयाँ हैं वो जो हमारे आदिवासी पुरखों ने लड़े देश भर में, महाराष्ट्र में, संयुक्त प्रांत में, मतलब आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना के साइड में,
उन सारे इलाकों में, बंगाल में, असम में, सारे इलाकों में 1900 से पहले हमको आदिवासी लड़ाइयों का जिक्र मिलता है, और जिसके कई नायक हैं जिनको हम लोग जानते हैं, जिनमें बाबा तिलका मांझी हैं, सिदो कानू हैं, फूलो जानो हैं, बिरसा मुंडा हैं, महाराष्ट्र से टंटिया मामा हैं, खाजिया नाइक हैं, इस तरह से कई हमारे छत्रपति साहू जी हैं, इस तरह से कई हमारे राज बसावा जोहार, इस तरह से कई हमारे नायक हैं जो 1900 से पहले जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसको उन्होंने लीड किया है। लेकिन 1900 के बाद, खास करके 1930 के बाद, क्योंकि 1928 में जब साइमन कमीशन आ जाता है, फ्रेंचाइजीज कमेटी आ जाते हैं, और तब एक इंडिया एक्ट बनता है जो 1935 में लागू होता है, जो जिसको आप कहेंगे कि वो भारत का पहला संविधान है। उसके बाद जो पॉलिटिक्स होती है उसको देखने की ज़रूरत है। उसमें जो लोग आए आदिवासियों की बात को रखने, उसमें जयपाल सिंह मुंडा निश्चित तौर पर शीर्ष हैं। संजय चौधरी जी जोहार। तो मैं थोड़ा सा जो लोग हमारे नए दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं आदिवासियों की नैसर्गिक और संवैधानिक स्थिति पर जयपाल सिंह मुंडा के संदर्भ में। दोस्तों, जयपाल सिंह का जो जीवन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं जो बात कह रहा था कि खास करके भारत की आधुनिक राजनीति में जो 1930 के बाद मैं मानता हूं, उस राजनीति में जयपाल सिंह मुंडा का एक अहम रोल रहा है। अहम नहीं मतलब लीडिंग रोल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आधुनिक राजनीति में आदिवासी क्या चाहते थे, इसको अगर समझना है तो हम लोगों को खास करके 3 आदिवासी, जोहार जोहार रोहिदास जी, 3 शख्सियतों को हमको देखना पड़ेगा। 3 पर्सनालिटीज ऐसे हैं जिन्होंने भारत की आधुनिक राजनीति को आदिवासी राजनीति से हिलाया। हालांकि जो गैर आदिवासियों के हाथ में भारत की राजनीति है, जिसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो इतनी ढीठ है, इतनी काइयाँ है, इतनी बेईमान है, इतनी लुटेरी है कि उसने इन 3 लोगों की बात को कभी नहीं सुना। जैसे 50 के दशक में जयपाल सिंह मुंडा थे, वैसे ही उत्तर पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से जो नागा लीडर जापू फिजो थे, और फिर 1970 के जो नक्सलबाड़ी का जो आंदोलन है उसमें एक बड़ा आदिवासी नेता हुए जंगल संताल, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये 3 जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को समय समय पर हिलाने की कोशिश की आदिवासियों की तरफ से, वो 3 लोग हैं, जयपाल सिंह मुंडा, नागा लीडर जापू फिजो और जंगल संताल। ये 3 आदिवासियों के बारे में आधुनिक पॉलिटिक्स में ट्राइबल का क्या स्ट्रेटजी रहा है, आदिवासी लोगों की क्या रणनीति रही है, इसको समझने के लिए इन 3 लोगों के राजनीतिक पहलकदमी को और इतिहास को हम लोगों को जानना चाहिए। तीनों के बारे में मैं मोटा मोटी बता दूं कि जयपाल सिंह मुंडा, चूँकि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे और 10 साल वो इंग्लैंड में रहे थे, उनका पूरा मतलब वो वहीं जवान हुए थे, उस लंदन में जवान हुए थे जो लंदन 19वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी के अंत तक या मध्य तक कहें, पूरी दुनिया को जिसने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, गुलाम बनाया हुआ था, उसकी राजधानी लंदन में वो 10 साल रहे थे। और वहीं पर उनकी जो बौद्धिकता, जो आधुनिक बौद्धिकता है, वो विकसित हुई थी। तो इसलिए वो जब उन्होंने देख लिया था, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए, उसकी डिबेट में भाग लिया, पॉलिटिक्स की, तो वो समझ गए थे कि ये जो देश में आदिवासी मात्र 10% के आसपास हैं, 12% के आसपास पे हैं, ये 12% आबादी जो है इस भारत की, जो आज़ाद होने जा रहा है भारत, उसके संघीय ढांचे के भीतर ही वो अपने लिए कोई जगह तलाशेंगे तो ये अच्छा रहेगा, जिससे राज्य सत्ता को, स्टेट पावर को, जो नेशनलिटी की जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनके लिए वायलेंस का अवसर नहीं मिलेगा।
इसलिए जयपाल सिंह मुंडा ने ये रास्ता लिया कि संघीय ढांचे के भीतर जो नया भारत बन रहा है उसकी संघीय ढांचे के भीतर में आदिवासियों को पूरी स्वायत्तता मिले। ये उनकी पॉलिटिक्स का मूल विचार बिंदु था। लेकिन जापू फिजो जो नागा लीडर थे उनका जो पॉलिटिक्स था वो इस संघीय ढांचे को ही स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जैसे पहले हम लोग रहते आए हैं पुरखा जमाने से, अपने स्वशासन पद्धति के साथ, अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम उसी तरीके से रहेंगे, हम भारत का अंग नहीं बनेंगे। तो आप देखें कि जो नागा लीडर है जापू फिजो, वो एक दूसरा रास्ता ले रहे थे। अब आइए आज़ादी के 20 साल बाद 1970 में आप जानते हैं कि जो नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ, ये कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हुआ एक बड़ा आंदोलन था जिसने पूरे भारत की राजनीति, साहित्य, समाज को उथल पुथल मचाया। हम उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, वो हमारा यहाँ विषय नहीं है। और नक्सलबाड़ी के जो 2 लीडर हैं जिनको पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज लोग जानते हैं, वो चारू मजुमदार और कानू सन्याल। लेकिन एक तीसरा लीडर था जो इस पूरे आंदोलन की रीढ़ था, बैकबोन था, और या यूं कहें जो कमांडर इन चीफ था इस पूरी लड़ाई का, वो था एक संथाल आदिवासी जिसका नाम था जंगल संथाल। जंगल संथाल नक्सलबाड़ी गांव के रहने वाले थे। जो नक्सलबाड़ी अभी पश्चिम बंगाल के, उत्तर बंगाल का हिस्सा है, दार्जिलिंग वाला जो इलाका है, वहाँ के रहने वाले थे। असल में पूरे नक्सलबाड़ी आंदोलन के असली नायक वही हैं। तो उन्होंने एक वो रास्ता लिया जो अभी हमारे सामने कई पॉलिटिकल टर्म के साथ आता है, बहुजन राजनीति, कम्युनिस्ट राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति, दलित राजनीति, ये राजनीति, वो राजनीति, कई नाम से अभी हमारे सामने एक विकल्प देते हैं लोग कि अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। भारत का तमाम उत्पीड़ित तबका, बहुजन तबका, दलित तबका, स्त्री तबका सब मिलके लड़ेंगे, तभी हम लोग इस दुश्मन से लड़ पाएंगे। तो ये रास्ता जंगल संथाल ने लिया और जंगल संथाल ने उसमें अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत झोंकी और उसके नेतृत्व में आदिवासियों ने नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू किया, जो बाद में जिसको सिर्फ कम्युनिस्टों ने जिसको एक तरीके से उसको अपने हाथ में ले लिया, अपने ढंग से उसको परिभाषित किया, अपने ढंग से व्याख्यायित किया और इस तरीके से उस पूरे आंदोलन को एक दूसरी दिशा में ले गए जो जंगल संथाल नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, ये है आदिवासियों की हिस्टोरिकली पॉलिटिकल स्थिति कि आप देखेंगे कि 1930 के बाद 3 तरह के रास्ते लिए आदिवासियों ने। एक रास्ता जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में लिया, दूसरा नागा लीडर जापू फिजो ने लिया जिसमें सिर्फ नागा लोग शामिल थे, और तीसरा रास्ता जंगल संथाल ने लिया जिसमें पश्चिम बंगाल और भारत के खास विशेष तौर पे पश्चिम बंगाल के सारे आदिवासी लोग उसमें शामिल थे। इसलिए जब आप अभी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आदिवासियों का क्या योगदान है संविधान बनाने में, तो पहली बात तो आप ये जानें कि ये कोई नया जो 1949 में जो संविधान बना, ये संविधान कोई नया बनाया ही नहीं गया। ये तो 1935 का नकल टीप दिया लोगों ने और कुछ उसमें अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ फेर बदल कर लिया, कुछ चीज़ें उसमें जोड़ तोड़ ली। हम इस पर बात करेंगे कि उसमें आदिवासियों के लिए क्या है जो 1935 में नहीं था और 1949 के संविधान में वो शामिल किया गया, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं उसके पहले आपको जयपाल सिंह मुंडा के बारे में संक्षेप में बताऊं कि जयपाल सिंह मुंडा का जीवन को भी आप 3 भागों में विभाजित करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। जयपाल सिंह का जन्म 1903 को हुआ और उनका जो
उनकी जो मृत्यु है वह 1970 को हुई। उनकी जो मृत्यु है वो 1970 में हुई। तो दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा के जीवन को आप 3 कालखंडों में बांट कर देख सकते हैं। 1828 तक जब वो ऑक्सफोर्ड में रहे, लंदन में रहे, फिर 1928 से 38 तक जब वो भारत में रहे, और फिर 1939 से 1970 तक लगभग 32 सालों का काल समय है जो पूरा से उनका राजनीतिक जीवन है। 1918 से 28 तक जो है वो उनके पढ़ाई लिखाई और उनके बौद्धिक विकास का समय है, जब वो लंदन में रहते हुए पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स से वो डिस्टिंक्शंस में BA MA करते हैं, खेलों में अपना नाम बनाते हैं, ओलंपिक हॉकी की अगुवाई करते हैं, कैप्टनशिप करते हैं और भारत को, गुलाम भारत को पहली बार दुनिया में गोल्ड मेडल दिलाते हैं। तो एक तो वो समय है 1918 से 28 तक का, और फिर दूसरा समय है कि जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत लौटते हैं और 1929 से 1938 तक वो जो कि जिसमें वो अपना परिवार बसाते हैं, अपनी पहली शादी करते हैं, और फिर वो कई तरह की नौकरियां करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से वो शिक्षण की नौकरी करते हैं। वो कुमार कॉलेज रायपुर में के भाई प्रिंसिपल रहते हैं। इसके अलावा अफ्रीका के अचिमोता कॉलेज में वो वहाँ पढ़ाने जाते हैं, वहाँ वो पढ़ाते हैं और वहाँ भी वाइस प्रिंसिपल रहते हैं। और इसी के साथ बीकानेर राजघराने में वो मंत्री बनते हैं। तो ये जो है वो 1929 से लेके 1938 तक का समय है, जब वो अपना ये मूल तरीके से, एक तरीके से उनका अध्यापकीय जीवन है, उनका शिक्षकीय जीवन है, जब वो शिक्षक बनते हैं। और वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, भूगोल पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। तो आप देखेंगे एक वो है, और उसके बाद जो उनका जो राजनीतिक जीवन है वो 1939 से शुरू होता है, जो उनके मरने तक वो उसी में रहते हैं और भारत में आदिवासियों की जो आवाज़ है उसको वो अखिल भारतीय स्तर पर उठाते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्थिति है उनकी, वो हम लोग उनके जीवन को 3 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा ने जो सवाल उठाए, जयपाल सिंह मुंडा जब संविधान सभा के सदस्य बने थे तो 11 दिसंबर 1946 को उन्होंने पहला संबोधन संविधान सभा में दिया था। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी बातें 3 सालों के दौरान संविधान सभा में कही, जिसका लब्बो लुबाब ये है कि उन्होंने पूरी तरीके से ये लोगों को बताने की कोशिश की कि आदिवासी इस देश में क्या चाहते हैं, नए भारत में क्या चाहते हैं। लेकिन लगभग 350 लोगों की जो भारतीय संविधान सभा थी, जिसमें सारे 5-6 लोगों को छोड़कर कोई आदिवासी नहीं था, उन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और उनके जो सारे सुझाव थे और प्रस्ताव थे उनको ठुकरा दिया गया। जो महत्वपूर्ण बात है कि आप देखेंगे कि 1935 के एक्ट में जो चीज़ें थी उनको भी 1949 के संविधान में उस अधिकार में भी कटौती की गई। पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि 1935 के एक्ट में जो चीज़ें आदिवासियों के लिए लागू की गई थी वो हमारे आदिवासी पुरखों ने लड़कर हासिल किया था। वो किसी दया से उनको नहीं मिला था। जो पूरे देश में अलग अलग इलाकों में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण के राज्यों में जो आदिवासी पुरखों ने लड़ाई की, उस लड़ाई के बदौलत बहुत सारे कानून ऐसे अंग्रेजों को बनाने पड़े थे। भूमि संबंधी कानून, वन संबंधी कानून,
ये सारे कानून की आदिवासियों की ज़मीन कोई खरीद और बेच नहीं सकता है, उनके ट्रेडिशनल सेल्फ रूल को बचाने के कानून, ये सारी चीज़ें 1935 से पहले ही 1935 से पहले ही लागू थी। वो कोई नई देन भारतीय संविधान में न तो 1935 के एक्ट में है, न तो 1949 के एक्ट में है। ये दोनों में कोई नया प्रावधान आदिवासियों के लिए नहीं है। जो रिजर्वेशन भी मिला है आदिवासियों को, उसके प्रावधान 1935 से पहले से ही आदिवासियों के लिए थे। शिक्षा के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी, नौकरियों में भी उनको जगह दिया जाता था। ये सारा कुछ 1935 के एक्ट के लागू होने से पहले ही आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार ने दिया था। हाँ, आप कह सकते हैं कि 1935 के एक्ट और 1949 के एक्ट में थोड़ा उसका दायरा बढ़ाया गया, लेकिन दूसरे मामलों में दायरा छोटा किया गया, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए ये जो हम लोगों को बार बार बताया जाता है कि जो कुछ है वो 1949 के संविधान का देन है, इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। आदिवासियों को जो भी हासिल है इस देश में, वो 1935 से पहले ही वो लड़कर सत्ता को झुकाकर अपने लिए हासिल कर चुके थे। 1935 के इंडिया एक्ट और 1949 के भारतीय संविधान में बस उनको सिर्फ नए सिरे से लिखा गया है और कई सारी चीज़ों को उसमें से कटौती कर दी गई है। जैसे आप देखेंगे, लोग कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा का क्या योगदान है संविधान सभा में। आप संविधान सभा के डिबेट को पढ़िए। भारतीय संविधान में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उनके किसी प्रस्ताव को संविधान सभा ने नहीं माना। खास करके जब नहीं माना, तब उन्होंने जब जो 5th और 6th शेड्यूल है, जो पहले पार्शियली इंक्लूडेड और टोटली एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से जो था, 5th और 6th शेड्यूल 1935 के पहले से जो लागू था कि आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र और पूरी तरह से वर्जित क्षेत्र, ये वही दोनों जो एक्ट हैं वो 1935 में एक्सक्लूडेड एरिया, फुली एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया के तौर पे जाने गए, और 1949 में उसी का नाम बदल करके 5वीं और 6ठी अनुसूची कहा गया। तो आप देखेंगे कि जब जयपाल सिंह मुंडा को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, तब उन्होंने एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रपोजल दिया कि जिसके सारे मेंबर आदिवासी होंगे और उसकी सहमति के बिना आदिवासी इलाकों में कुछ भी कानून लागू नहीं होगा। उसको भी जो संविधान सभा में राष्ट्रवादी लोग थे, आर्यन लोग थे, हिंदुवादी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने उसको भी लागू नहीं होने दिया ज्यों का त्यों, और उसको भी काट छाट के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को लागू किया, जिसको कोई पॉलिटिकल अधिकार नहीं है। मतलब वो कानून पे विचार तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, वो अपनी अनुशंसाएं सिर्फ दे सकते हैं। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो पूरी परिकल्पना है, उसके मूल प्रति को ही संविधान सभा में पेश नहीं किया गया, उसको गायब कर दिया गया। और ऐसे कई मसौदे थे, ऐसे कई प्रपोजल थे जो जयपाल सिंह मुंडा ने जो संविधान सभा में पेश किए, उनको मूल रूप से संविधान सभा में बहस के लिए लाया ही नहीं गया। और खास करके आदिवासी संबंधी सारे प्रस्ताव उस दिन लाए जाते थे जिस दिन जयपाल सिंह मुंडा संयोग से संविधान सभा में नहीं होते थे। जैसे आप जानते हैं कि 2 दिसंबर 1948 को ये संविधान सभा में प्रस्ताव लाया गया कि संविधान से आदिवासी शब्द हटा दिया जाए, उसकी जगह शेड्यूल ट्राइब शब्द लाया जाए। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि तब तक जो संविधान की जो अनुवाद कमेटी थी और जो संविधान को लिखने के लिए जो कमेटी बनी थी, वो इसके लिए आदिवासी शब्द का हिंदी में इस्तेमाल कर रहे थे और अंग्रेजी में एबोरिजिनल शब्द का इस्तेमाल या ट्राइबल शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 2 दिसंबर 1948 को एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव को लाने वाले के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे अनावश्यक विवाद होगा।
तो उन्होंने वो प्रस्ताव लाकर आदिवासी शब्द हटाया, एबोरिजिन शब्द हटाया, ट्राइबल शब्द हटाया, और ये उस दिन प्रस्ताव लाया गया जिस दिन संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा मौजूद नहीं थे। इस संबंध में जो डिबेट है वो भारतीय संसद की साइट पर अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि जब दूसरे दिन जयपाल सिंह मुंडा आए और उन्हें ये मालूम हुआ कि इस तरह का प्रस्ताव पास हो गया है, आदिवासी शब्द हटा दिया गया है संविधान से, तो उन्होंने कुछ सवाल किए। तो उनके सवाल और उसके उस पर दिया हुआ जवाब दोनों संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के रूप में ऑनलाइन मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग खुद से उसका मूल्यांकन करें और अपने विवेक से उस पर विचार करें। तो दोस्तों, ये बहुत साफ है कि जो आदिवासी नेता रहे हैं, खास करके जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने भारत की मेन पॉलिटिक्स में आदिवासी को स्थापित किया, उसकी राजनीति का झंडा गाड़ा, और भारतीय सरकार को जो 50 में जो नई सरकार बनी, 1947 में जो नई सरकार बनी, उसको बाध्य किया। दूसरी बड़ी जो देन है कि उन्हीं के दबाव के कारण और उनकी सलाह के कारण, उनके सवाल के कारण वेरियर एल्विन ने नेहरू को प्रेरित किया और आदिवासियों के लिए पंचशील बनाया गया। अलग से ट्राइबल सब प्लान एरिया चिन्हित किया गया और उसके लिए अलग से बजट रखा गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारी संख्या कम है, आदिवासियों की संख्या कम है, हमारे बीच लोग पढ़े लिखे कम हैं, इतिहास पर बहुत आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है हमारी, इसलिए हम लोग बोलते भी हैं तो वो सुनाई नहीं देता है। लेकिन उन लोगों की संख्या हमसे कई गुना ज़्यादा है और वो लोग कई मुंहों से, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों मुंहों से झूठ बोलते हैं, गलत ढंग से व्याख्या करते हैं, और उनको लाइक करने वाले, उनको शेयर करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, जिससे ये लगता है कि वो झूठ सच है। लेकिन झूठ झूठ ही होता है। आप जब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को, तो आप और अपने ढंग से उसका विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कितनी सारी भ्रांतियाँ गैर आदिवासियों ने फैलाई है, और जो देश के निर्माण में जैसे हमारे पुरखों का जो योगदान है उसको कोई नहीं हटा सकता, उसी तरह जयपाल सिंह मुंडा का जो योगदान है उसको कोई भी रबर लेके मिटा नहीं सकता है। वो एक ऐसी लकीर खींच गए हैं जिस लकीर को मिटाने में सदियां लगेंगी, और तब भी शायद वो नहीं मिट पाएगा, क्योंकि आदिवासियत, जो आदिवासी जीवन मूल्य है, जो निसर्ग मूल्य है, वो पहाड़ की तरह अडिग है और अचल है, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अखिलेश जी आपको जोहार है, और संतोष जी आपको भी जोहार है, अर्जुन जी आपको भी जोहार है। तो दोस्तों, ये इसलिए आप अगर उनके फैलाए हुए झूठे प्रचार में फंस जाते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, उनका क्या योगदान है, तो उनको पता होना चाहिए कि नए संविधान में भी जयपाल सिंह मुंडा का योगदान है, और संविधान में जो कुछ भी है वो किसी दूसरे लोगों की देन नहीं है। उसके लिए हमारे सिद्धो कानू, बाबा तिलका मांझी, खाज्या नाइक, तात्या टोपे, छत्रपति साहू जैसे लोगों ने, अनगिनत महानायकों ने बलिदान दिया है, और जिसके कारण वो सब कुछ 1935 के एक्ट में भी शामिल किया गया, अलग अलग कानून बनाए गए, और 1949 में भी उनको शामिल करना पड़ा। तो दोस्तों, इसलिए जो आदिवासियों की जो नैसर्गिक स्थिति है उसको बरकरार रखने के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने और हमारे सारे ऐतिहासिक पुरखों ने, अगुओं ने, लीडर्स ने ये काम किया। इसको हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों ने ये लाइव देखा इस ग्रुप में, मैं इस ग्रुप के मॉडरेटर को इसके लिए बहुत धन्यवाद कहता हूं, और आप सब लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके जिन्होंने हमारा ये पूरा लाइव देखा। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सबको जोहार कहता हूं।
राजेश जी अभी आप आए हैं, रामकरण गुनावत जी आप भी अभी आए हैं जब मैं अब अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूं। लेकिन फिर भी आप सब लोगों का स्वागत है और आप सबको मैं जोहार कहता हूं। मैं जय श्री जी को बहुत बहुत उनके प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप में बोलने का मौका दिया। अंत में मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया दूसरे के पढ़े हुए में ना आए, अपने दिमाग को डीकोलोनाइज्ड करें और ये बिल्कुल विश्वास करें कि जो भी संविधान में 1949 के संविधान में लागू है वो उसको हमारे पुरखों ने लड़कर 1935 से पहले ही हासिल किया था। ये मुख्य बात है। और 1935 के बाद जो कुछ भी संविधान में नया आया है आदिवासियों के हित में, वो किसी की देन नहीं है, हमारे उन 6-7 आदिवासी नेताओं की देन है जो संविधान सभा के में सदस्य थे और जिसका अगुवाई जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे। तो और ये जो पूरी आदिवासी लड़ाई है वो लड़ाई को उन लोगों ने आधुनिक राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की। जैसे आधुनिक राजनीति के पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे आदिवासी पुरखों ने लड़कर उसको हासिल करने की कोशिश की थी, उसी लड़ाई को इंडिया के मॉडर्न पॉलिटिक्स में जयपाल सिंह मुंडा और हमारे दूसरे नायकों ने इसको उठाया और उसको स्थापित किया। आप सबको अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।